हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इट इज फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कि करंट क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, देन पोटेंशियल डिफरेंस एंड डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ तक हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं इसके आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब ये देखना है कि हमें रेजिस्टेंस क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस समझने के लिए फिर से हमें एक बार ओम्स लॉ देखना पड़ेगा। ओम्स लॉ क्या होता है कि in an electric circuit having some current, potential difference is directly proportional to the current at constant temperature or at given temperature। ये होता है ओम्स लॉ। उसका मैथमेटिकल फॉर्म हमने क्या लिखा था, V is proportional to I। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया जाए तो वहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट R, and this R is called as the resistance of given metallic wire। okay? तो ये था मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें कि रेजिस्टेंस टर्म आया है। इसी रेजिस्टेंस टर्म को हमें डीप में स्टडी करना है इस आज के वीडियो में कि रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, किस मटेरियल पे मीन्स अलग अलग मटेरियल के रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं। उसमें डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट रहेगा तो उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी या तो उसमें से कितना करंट फ्लो हो सकता है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑफ वायर। देखिए मेटल नॉन मेटल चैप्टर्स में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपने स्टडी की होगी। सो मेटल टू मेटल उनकी प्रॉपर्टीज वैरी करती है, मतलब चेंज होती है। ओके, तो डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वैसे ही हर एक मेटल का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस, ये अलग अलग रहता है। ओके, तो ये चीज आपको नोट करना है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हमने देखा है और उसका जो ऐसा यूनिट है वो ओम में हम लिखेंगे। ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज नथिंग बट इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, या तो फिर इसको दूसरे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ओके, द मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये भी हम लिख सकते हैं, विच रेजिस्ट द मटेरियल ऑफ और एनी मटेरियल, और हम बोल सकते हैं मेटल वायर बोल सकते हैं, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल ऑफ वायर बोल सकते हैं, तो अलग अलग मेटल्स बोल सकते हैं, उनका रेजिस्टेंस कैसे अलग होता है और उसमें क्या चेंजेस आते हैं जब उसमें से करंट फ्लो होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाया मैंने। हम तीन टाइप की मटेरियल यहाँ लेते हैं, तीन अलग अलग चीजें लेते हैं। जैसी पहला ले लेते हैं सिंपल सा टॉर्च बल्ब ले लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज टॉर्च बल्ब ले लेते हैं, एक छोटा सा टॉर्च बल्ब। ओके, जो कम पावर का रहता है। ओके, और दूसरा ले लेते हैं 10 वॉट बल्ब ले लेते हैं, 10 वॉट, इसका पावर 10 वॉट बल्ब ले लेते हैं जो घर में यूज होता है रूम में। और थर्ड एक मटेरियल ले लेते हैं, कोई भी मेटल वायर ले लेते हैं, मेटल वायर। ओके, जैसे यहाँ एक मेटल वायर है जिसका नाम है टंगस्टन। ओके, टंगस्टन मेटल वायर ले लिया। अब करेंगे क्या, सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ बैटरी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, लेकिन बीच में मैंने एक गैप छोड़ दी है। इस गैप का हमें यूज क्या करना है कि ये जो डिफरेंट थिंग्स है, स्मॉल बल्ब, टॉर्च बल्ब एंड 10 वॉट बल्ब एंड मेटल वायर, वन बाय वन ये सारी चीजें जब इस दो टर्मिनल के बीच में हम अटैच करेंगे, सपोज इसे एक्स और वाई नाम दे देते हैं, दो पॉइंट है एक्स और वाई, इसके बीच में जब ये जोड़ दिया जाएगा और जब करंट ऑन करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई की है, स्विच है। ओके, इसे ऑन ऑफ कर देते हैं। डॉट मतलब स्विच इज क्लोज, मतलब सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अगर डॉट नहीं देंगे तो इनकम्प्लीट सर्किट है। ओके, स्विच ऑफ बोल सकते हैं हम। ऑन मतलब डॉट
और डॉट नहीं रहेगा तो स्विच ऑफ, ओके, डिस्कनेक्शन हो गया। तो यहाँ देखिए, जैसे अगर पहला टर्म लेता हूँ, यहाँ एक बल्ब जो दिया है, स्मॉल टॉर्च बल्ब दिया है यहाँ, ओके, टॉर्च बल्ब अगर लेते हैं उसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ, हम मान लेते हैं ये टॉर्च बल्ब हो गया हमारा, ओके, यहाँ कनेक्ट कर दिया है, टॉर्च बल्ब को ज्वाइंट कर दिए। अब देखते हैं कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा, ओके, की क्लोज कर दिए हमने ताकि करंट फ्लो हो सके, और यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट मैंने अटैच किया, दैट इज कॉल्ड एज एमीटर, विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस बल्ब। सपोज जब ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो होगा और साथ में ये एमीटर रीडिंग शो करेगा कि इस बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट की वैल्यू हम मेजर कर लेंगे। आई फॉर व्हाट, टॉर्च बल्ब के लिए यहाँ करंट की वैल्यू हम मेजर कर लेंगे, ओके। तो इसे ये पहला हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉर टॉर्च बल्ब के लिए। वैसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड इसमें इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस करेंगे इसमें 10 वॉट बल्ब से। तो यहाँ भी 10 वॉट बल्ब थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ओके, ये 10 वॉट बल्ब हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 10 वॉट इसका पावर है, और चेक करते हैं कि एमीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है जब 10 वॉट बल्ब इस सर्किट में बिटवीन एक्स और वाई अगर हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ओके। तो एमीटर रीडिंग थोड़ा ज्यादा करंट शो करेगा, वैल्यू ज्यादा शो करेगा करंट की, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट बल्ब जो टॉर्च का लिया था, तो पावर ऑफ दिस बल्ब इज ग्रेटर एज कंपेयर। तो एमीटर रीडिंग जो शो करेगी, करंट की वैल्यू शो करेगी फॉर 10 वॉट बल्ब, ये ज्यादा वैल्यू शो करेगी, ओके, इट्स मोर देन दिस, इससे ज्यादा ये वैल्यू शो करेगी। थर्ड ले लेते हैं, अगर ये जो पॉइंट एक्स और वाई है इसके बीच में कोई मेटल वायर अगर जोड़ देते हैं तो उसमें से भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि मेटल वायर की कैपेसिटी रहती है करंट कैरी करने की, लेकिन अलग अलग मेटल वायर की अलग कैपेसिटी रहती है टू कैरी अ करंट। तो यहाँ हमने टंगस्टन वायर लिया है, मान लेते हैं ये टंगस्टन वायर, थोड़ा मोटा सा बना लेते हैं, दिस इज अ टंगस्टन वायर, ओके, टंगस्टन वायर, ओके, पीस ऑफ टंगस्टन वायर लिया, बिटवीन पॉइंट एक्स और वाई हमने इसे ज्वाइन कर लिया, फिर से हमने रीडिंग मेजर की एमीटर की, इट अगेन शो डिफरेंट रीडिंग एज कंपेयर टू ऑब्टेन फॉर टॉर्च बल्ब, 10 वॉट बल्ब। यह जो करंट की जो रीडिंग देगा एमीटर, ओके, फॉर टंगस्टन, इट इज अगेन सेड टू बी डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस टू वैल्यूज। तो यहाँ हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अलग अलग चीजें अगर लेते हैं तो उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी अलग होती है। एक्सपेरिमेंट यह शो कर रहा है, ओके, कि टॉर्च बल्ब में से अलग करंट फ्लो हो रहा है, 10 वॉट बल्ब में से अलग करंट हो रहा है, और जो हमने टंगस्टन वायर भी अटैच किया उसमें से भी अलग करंट शो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो शो कर रहा है एमीटर, ओके। तो डिफरेंट मटेरियल में से जो करंट फ्लो होगा वो डिफरेंट होगा, इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हो चुका है, ओके। तो हर एक मटेरियल की अपनी कैपेसिटी होती है करंट कैरी करने की, ये भी इस एक्टिविटी से शो हो चुका है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है, वो भी चीज अभी हम समझने वाले हैं। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अब देखते हैं इसमें जो फैक्टर है उसे हम 1 बाय वन लेते हैं। सबसे पहले आएगा, जैसे यहां मैंने टंगस्टन वायर ले लिया था, ओके, तो इसी वायर को लेके चलते हैं, ओके। कोई मेटालिक वायर है, टंगस्टन नहीं है तो कोई और भी रह सकता है, कॉपर वायर रह सकता है, एल्यूमिनियम वायर ले सकते हैं हम। तो मान लेते हैं अ मेटालिक वायर और मेटालिक वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, कोई मेटालिक वायर है जिसका लेंथ स्मॉल एल है, तो सबसे पहला फैक्टर जो है इट इज द लेंथ ऑफ मेटालिक वायर, ओके। तो ये जैसी जैसी अगर लेंथ अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है
किसी भी मेटालिक वायर का अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और लेंथ डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L। सो कोई भी रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। हम बोल सकते हैं resistance of any metallic wire is directly proportional to the length of wire। अब देखिए लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ any metallic wire depends is the length of that wire। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड फैक्टर क्या है देख लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखिए कोई मेटालिक वायर मान लेते हैं, हमारे पास ये एक पेन है, जैसे ये इमेजिन कीजिए कि ये मेटालिक रॉड है सपोज, और इसका जो ये थिकनेस हो जाएगा, इसका थिकनेस हो जाएगा। ओके, तो उसे अगर ड्रॉ करके देखते हैं, एक पतला सा वायर ले लेते हैं और एक मोटा सा वायर ले लेते हैं जिसका थिकनेस उससे ज्यादा है। ओके, अब देखिए यहाँ जो ये लेंथ होगी इस वायर की, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मतलब होता है, ये जो पार्ट रहेगा इसका बेस रहेगा वो सर्कुलर रहेगा। अगर वायर को ड्रॉ करते हैं हम, जैसे ये वायर हो गया मान लीजिए, तो इसका ये जो पार्ट रहेगा, ओके, सर्कुलर बेस रहेगा, इसका सर्कुलर एंड रहेगा, फेस रहेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, मतलब इसका थिकनेस शो करता है ये। तो इस बेस का जो एरिया है वो इंक्रीज अगर होता है तो थिकनेस इंक्रीज होगी, अगर इस बेस का एरिया डिक्रीज होता है तो वायर का जो थिकनेस रहेगा वो कम होगा, मतलब वायर पतला हो जाएगा। ओके, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे उस वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ क्या बोला गया है कि फिर से हम रेजिस्टेंस टर्म लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग भी समझ लेते हैं। जैसी थिकनेस अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, जब कोई एक चीज अगर इंक्रीज होती है तो नेक्स्ट दूसरी चीज क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब यहाँ अपोजिट हो जाता है इसका, अगर ये इंक्रीज होगा ए तो आर डिक्रीज होगा, या फिर ए अगर डिक्रीज होता है तो आर इंक्रीज होगा। तो सेकेंड फैक्टर जो है ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन मेटालिक वायर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ओके, नेचर ऑफ मटेरियल। तो थर्ड फैक्टर है कि ये जो मटेरियल है इसका नेचर क्या है, कैसे बना हुआ है। अब आपको पता है कि अलग अलग मटेरियल का नेचर अलग अलग रहता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है। तो अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी, तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी अलग रहेगी, जिसके वजह से उसका रेजिस्टेंस भी अलग रहेगा। सो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर डिपेंड करता है। ओके, तो ऐसे तीन फैक्टर्स है जिसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ वायर, सेकेंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल जिससे कि कोई भी कंडक्टर बना हुआ है। ओके, तो ये थे फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। अब इस फैक्टर को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसे देख लीजिए कैसी होगा वो फैक्टर। अब देखिए यहाँ हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, रिलेशन फॉर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर जो है ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर यहां से रेजिस्टेंस
के फॉर्म में अगर हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं तो r इज इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा v के नीचे v अपॉन i आ जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए v फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, या तो कोई बैटरी जिसका जो भी वोल्टेज है एक फिक्स बैटरी के लिए, ओके, जैसी बैटरी यहाँ जो है मान लीजिए 12 वोल्ट बैटरी है, यहाँ 12 वोल्ट, इस बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है। इसको पूरे एक्सपेरिमेंट में हम अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम उस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि V इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ अगर V अगर कांस्टेंट हो जाता है, V इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, तो R को हम लिख सकते हैं R इज V कांस्टेंट जब भी आए तो उसको अगर रिमूव कर देते हैं तो R का रिलेशन I के साथ क्या हो जाएगा, R is always inversely proportional to I हम बोल सकते हैं। ओके, या फिर इसको इंटरचेंज अगर करेंगे हम तो I इज इक्वल टू क्या होगा, या तो फिर R is inversely proportional to R। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझना है। ओके, I का रिलेशन R के साथ दिया है। अब ये भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होगा, जैसे मैंने यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, यहाँ भी I जो है करंट जो है रेजिस्टेंस से क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, तो इसी का यूज करके दोनों टर्म को हम फिर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि देखिए हमें ये पता है कि, चलिए पहला ये फर्स्ट टर्म जो है उसी को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। लेंथ, इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। अगर मान लीजिए लेंथ L इंक्रीज होती है, L इंक्रीजेस, L इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, सही बात है, R इज प्रोपोर्शनल टू L, L अगर इंक्रीज होगा तो R इंक्रीज होगा। अब इस रिलेशन से हम देखते हैं कि अगर R इंक्रीज हो रहा है तो I क्या होगा, I मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर, तो ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से करंट डिक्रीज होगा, करंट इज डिक्रीजेस। ये जो फर्स्ट जो फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर, इसमें हमने तीन रिलेशन देखे। पहला ये तीन रिलेशन नहीं बोल सकते, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है ओके तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और करंट डिक्रीज होगा। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। ओके, तो हमने इस दोनों को आपस में रिलेशन बना लिया है कि R का रिलेशन I के साथ क्या होगा, L जो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज हो रही है तो R भी इंक्रीज होगा और I जो रहेगा करंट डिक्रीज होगा किसी भी मेटालिक वायर में। यह देख लीजिए, इसको अगर इस फिगर के हिसाब से अगर समझा जाए तो देख लेते हैं, ये जो मेटालिक वायर है ओके, ये मेटालिक वायर इसका लेंथ L मान लेते हैं। ओके, L जब ये लेंथ इंक्रीज करेगी, इसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो यहां से लेके यहां तक इंक्रीज कर दिए हमने लेंथ, तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। लेकिन लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इसमें से जो करंट जो फ्लो होगा उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी इस वायर में से जितना करंट फ्लो हो रहा था इस वायर में से उससे कम करंट फ्लो होगा। ये उसका मीनिंग है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमने देखा था दैट इज R नंबर 2 जो देखा था हमने रिलेशन R का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। अब देखते हैं एरिया के लिए लिखते हैं, एरिया जो है अगर इंक्रीज होता है ओके, एरिया इंक्रीजेस, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अगर रेजिस्टेंस यहाँ डिक्रीज होता है तो करंट क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। ओके, करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सिंपल सा टर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। रिलेशन बिटवीन जो पहला देखे थे लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस एंड करंट, और जो दूसरा रिलेशन है रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट का, मैंने यहाँ बता दिया हो कि क्या लेंथ एरिया अगर इंक्रीज होता है। देखिए एरिया इंक्रीज होता है मतलब होता है इसका थिकनेस इंक्रीज होना, वायर की जो थिकनेस है मोटापन है वो बढ़ना, और एरिया डिक्रीज होता है मतलब वायर थीन होते जाना। ओके, तो ये भी चीज आपको समझना है।
तो ये दो रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका कंसेप्ट इससे होप सो कि बहुत अच्छी तरीके से सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज कि हमने जो दो रिलेशन लिखे हैं, हमने दो रिलेशन कौन से लिखे हैं, एक तो लेंथ ऑफ वायर के लिए लिखा है और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने रेजिस्टेंस जो लिखा है आर फॉर रेजिस्टेंस, तो यहाँ हमें दो रिलेशन मिल गए थे, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, ये दो रिलेशन के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब दोनों को अगर कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ऊपर आएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे आ जाएगा। ओके, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको जब रिमूव करेंगे मतलब इक्वल टू साइन आएगा, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। दिस कांस्टेंट इज सपोज रो। ओके, अब ये जो रो है ये है क्या चीज, उसके बारे में समझते हैं। दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर कंडक्टर, जिस किसी मटेरियल से वो बना होगा। सो रो इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर बोलो या तो कंडक्टर बोलो, ये वायर हो गया या तो कंडक्टर हो गया, उसकी रेजिस्टिविटी जो रहेगी रो से रिप्रेजेंट करें। अब ये रेजिस्टिविटी होता क्या है वो भी देख लेंगे हम। रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। डेफिनेशन क्या होगा इसका, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके, इट इज द characteristic property of metallic wire। ओके, किसी भी मेटालिक वायर की जो प्रॉपर्टी रहती, स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं उसमें, that characteristic property of any metallic wire is called as its resistivity। ओके, तो ये था डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, किसी भी मेटालिक वायर की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज कॉल्ड एज इट्स रेजिस्टिविटी। इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओम मीटर ये उसका ऐसा यूनिट है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर है। ओके, होप सो कि ये रेजिस्टिविटी वाला पार्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी का यूज क्या है हमारे जनरल लाइफ में। ओके, रेजिस्टिविटी मीन्स कहाँ यूज में आती है, कैसे यूज में आती है। देखिए हमने घर में बहुत सारे हीटिंग डिवाइसेस जैसे टोस्टर हो गया, रूम हीटर हो गया, ओके, इसमें जो भी मेटल यूज होता है हीटिंग पर्पस में, तो ऐसे ही मेटल हम यूज करेंगे जिसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, लो रेजिस्टिविटी रहेगा। लो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। लो रेजिस्टिविटी मीन्स व्हाट, लो रेजिस्टिविटी। ओके, अब लो रेजिस्टिविटी मतलब देखिए इसका जो वैल्यू रहेगी रेजिस्टिविटी की, वो वैल्यू रहेगी 10⁻⁻⁻6 to 10⁻⁻8 हम ले सकते हैं, ये लो रेजिस्टिविटी है। तो इस ऑर्डर में उसका आंसर आएगा। वैल्यू ऑफ रो जो रहेगी रेजिस्टिविटी रहेगी, उसका आंसर कभी भी 10⁻⁻6 to 8 आगे भी आ सकता है, लेकिन ये वैल्यू उस मेटालिक वायर के लिए है जो कि हम हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं। अब हीटिंग अप्लायंसेस में हम क्या यूज कर सकते हैं, कोई मेटल यूज कर सकते हैं या फिर अलॉयज यूज करते हैं। अलॉयज क्या होता है, अलॉयज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। ओके, तो जनरली अलॉयज जो है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स है, उसका जो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हमें मिलता है। ओके, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी कम रहता है एज कंपेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल में से जिस मेटल से वो बना होता है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से नोट करके रखना है
कि रेजिस्टिविटी अलॉय की कम रहती है एज कंपेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। जनरली अगर देखा जाए तो मेटल और अलॉय की रेजिस्टिविटी कम होती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 to 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये चीज अच्छे से आपको नोट करके रखना है। किसी भी मेटल या अलॉयज जो कि हीटिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी लो रहती है और उसका जो ऑर्डर रहेगा विच आर इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 to 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसीलिए वो हीटिंग डिवाइसेस में ऐसे मेटल्स या अलॉयज यूज किए जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि जनरली हीटिंग डिवाइसेस में अलॉयज क्यों यूज किया जाए, तो यही उसका आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये था इसका रेजिस्टिविटी का यूज जो कि हम घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, वो है कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये सारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आएगा तो डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक चीज़ बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल के फॉर्म में। हमारे पास एक रिलेशन जो आया था रेजिस्टेंस का, वो रिलेशन रेजिस्टिविटी के फॉर्म में आया था, रो इंटू एल अपॉन ए। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ एल, जैसे एक क्वेश्चन हम फॉर्म करते हैं, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ एल। ओके, कोई वायर है, कोई मटेरियल से बना हुआ जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते ए है। ओके, एंड रेजिस्टेंस जो है वायर का, एंड रेजिस्टेंस उस वायर का जो दिया है 4 ओम दिया है। ओके, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, व्हाट would be the resistance of another wire of same material। ध्यान में रखिए, सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल से बना हुआ कुछ और एक दूसरा वायर है, उस लेंथ इज having length half, okay, and area of cross section is twice। okay, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, इसको पहले समझ लेते हैं। कोई मटेरियल से बने दो अलग अलग, सेम मटेरियल से बने दो अलग अलग वायर है। ओके, पहला जो वायर है उसका लेंथ एल है और दूसरा जो वायर है उसका लेंथ इससे हाफ है। ओके, पहला पॉइंट समझ में आया। दो अलग अलग पीस ऑफ वायर है, पहले की लेंथ एल है, दूसरे की उससे आधी है। दूसरा पॉइंट जो दिया है, इस पहले वाला वायर जो है उसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो सेकेंड वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो डबल हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ओरिजिनल वायर है हमारा पहले वाला जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और रेजिस्टेंस तो 4 ओम ही दिया गया है। ओके, इस लेंथ एल के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के लिए रेजिस्टेंस अगर 4 ओम आता है तो सेम मटेरियल का अगर वायर लेते हैं जिसका लेंथ हाफ अगर हो जाता है या हाफ अगर लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल ले लेते हैं तो इस सेकेंड वायर का हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे किया जाए वो देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन फॉर दिस, देखिए केस 1 में जो दिया है
लेंथ कितनी दी है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एल दिया है। ओके, एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू ए दिया है। रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस इज आर, कितना दिया है 4 ओम दिया है। ठीक है, केस 1 इसलिए लिया कि ये पहला वायर है, या तो वायर 1 भी लिख सकते हैं हम, यहाँ वायर 1। ओके, फर्स्ट वायर के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया है। वायर 2 जो है, वायर 2, सेकेंड वायर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ जो है हाफ ऑफ द फर्स्ट वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, इट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वायर, इसका एरिया ए है तो इसका डबल है। ओके, और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है। ओके, तो इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम आर डैश से सपोज रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमने अलग अलग साइड बाय साइड लिख लिया है। अब देखिए ओम्स, हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन आर, रेजिस्टिविटी एल एंड ये पता है हमें, तो हम क्या लिखते हैं, वी नो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ओके, तो इसे कंबाइन कर लेते हैं, रो एल बाय ए। ठीक है, दिस इज रो इंटू एल अपॉन ए, ये रिलेशन हमें पता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। यहां जो रेजिस्टेंस है सेकेंड वायर के लिए, उसका रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू रो वैसे ही रहेगा, और साथ में लेंथ कितना है, डबल ऑफ द फर्स्ट वन, इसलिए 2l यूज, सॉरी नॉट डबल, इट इज हाफ। तो यहां लिख लेते हैं हम हाफ लेंथ, मीन्स l बाय 2 लेंथ हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसे दिया है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये बाय 2 है जो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, रो एज इट इज, एल एज इट इज, और 2 2 4 हो जाएगा ये इंटू ए। इसको अगर फिर से रीअरेंज कर दे तो 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, और रो इंटू एल अपॉन ए को साइड में लिख लेते हैं। ओके, तो आर डैश की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, आर डैश इज इक्वल टू, ओके, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आ रहा है आर डैश इज इक्वल टू 1/4, और ये किसकी वैल्यू, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर आ रहा है, तो यहां लिख लेंगे आर। ओके, अब देखिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस यहां दिया है 4 ओम। ओके, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है, 4 ओम दी है, तो आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 करते हैं तो न्यू रेजिस्टेंस जो आएगा 4 4 कैंसल, 1 ओम आएगा। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि दो सेम मटेरियल की अगर वायर है जिसका मतलब लेंथ में चेंज है और थिकनेस में, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज है, तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। ओके, इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि ये पार्ट, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज 1 ओम। देखिए इसी क्वेश्चन को चेंज करके कैसे पूछ सकते हैं वो भी हमें समझना है। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया, रेजिस्टेंस 4 ओम है, अगर ये पार्ट मान लीजिए हटा देते हैं हम, दिया ही नहीं है रेजिस्टेंस, क्या बोला गया है, सपोज रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है, और बोला गया है कि कोई वायर है, वायर फर्स्ट वायर है जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और वायर नंबर 2 है जिसका लेंथ हाफ है ओरिजिनल वायर से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है ओरिजिनल वायर से, तो ये जो सेकेंड वायर है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, तब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर यही स्टॉप करेंगे यहाँ। न्यू रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज 1/4 ऑफ द फर्स्ट वायर हम बोल सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज 1/4 ऑफ फर्स्ट वायर हम बोल सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जिसमें रेजिस्टेंस अगर नहीं दिया है तो इस फॉर्म में हम आंसर ले सकते हैं। तो
ये कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ये कंसेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अच्छी तरीके से इसको लिख कर समझना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए इसी क्वेश्चन में दूसरा एक और क्वेश्चन भी बनता है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ से 4 ओम को हटा दिया जाए यहाँ से, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो कि देखिए फिर से 2 वायर ले रहे हैं हम, वायर 1 वायर 2, सिर्फ कंडीशन चेंज कर देते हैं यहाँ कि फर्स्ट वायर है जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और फॉर्मूला हमारा R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। सेम मटेरियल का अगर वायर नंबर 2 है और इस वायर नंबर 2 में कुछ कंडीशन क्या दी है, मान लेते हैं कि वो कंडीशन है अगर लेंथ को डबल ले लिया जाए, ओके, फर्स्ट वायर की जितनी लेंथ है उससे अगर डबल ले लिया जाए, और एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसे अगर हाफ ले लिया जाए, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगा, न्यू रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सिर्फ कंडीशन जो है चेंज कर दिया है, पहली जो इससे पहले वाला कंडीशन था उसको उससे इसको चेंज कर दिया है। यहाँ क्या बोला गया है कि सेम मटेरियल का है हैविंग हाफ, ओके, लेंथ यहाँ लिखना चाहिए था, हाफ मतलब लेंथ जो है यहाँ हैविंग लेंथ क्या ले लिया हमने, 2L ले लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया, 1/2 ले लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया हूँ, अच्छे से नोट जरूर करिएगा। देखते हैं अगर ये कंडीशन अगर इस फॉर्म में आती है तो उसका आंसर क्या आएगा। यहाँ भी हम R डैश को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, रो इनटू क्या है लेंथ, इट इज ट्वाइस ऑफ L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A/2। इसे अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये 2 कहा जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू L अपॉन A। इस 4 को अगर हम आगे लिख लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ इसके आगे हम लिखेंगे R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू रो L अपॉन A हमारा क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस वायर 1। तो यह आ जाएगा R। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जब इस कंडीशन को अप्लाई करते, लेंथ डबल कर देते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर देते हैं, तो न्यू वायर जो है, सेकेंड वायर जो है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल या फर्स्ट वायर हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से होप सो कि आप समझ लिया होगा, इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर मैं लेने वाला हूं जो कि अभी हम लिखने वाले हैं, ओके। इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, समझना जरूरी है, ओके। तो देखते हैं अभी एक और क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, वो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अ मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 26 ohm, a metallic wire of resistance 26 ohm and length 1 मीटर, ओके, लेंथ कितना है, 1 मीटर है। if its diameter is 0.3 mm millimeter, okay, find the resistivity ना लिखते रो लिख लेते हैं, ओके, एट गिवन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर रहेगा, जिस टेम्परेचर पे हम उस मेटालिक वायर में से करंट पास करेंगे, जो भी जिसका रेजिस्टेंस 26 ओम है, लेंथ है 1 मीटर। तो पहले गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। कोई मेटालिक वायर है, किस पर्टिकुलर मटेरियल से बना है, जिसका रेजिस्टेंस 26 ओम है, उस वायर की लेंथ 1 मीटर है। तो यह एक चीज ध्यान में रखना, लेंथ दी है मीटर में और उसका जो थिकनेस है वो मिलीमीटर में दिया है, ओके।
तो यहाँ आपको ये चीज नोट करके रखना, डायमेंशन अलग अलग है मिलीमीटर में और मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस मिलीमीटर को हम क्या में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ जो लेंथ है वो मीटर में है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो वो पहले कन्वर्शन देख लेते हैं किस तरह से होता है। ये कन्वर्शन भी सीखना है आपको। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। स्केल में अगर आप देखोगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स रहते हैं, हर एक डिवीजन मतलब 1 मिलीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर हो गया। तो 1 मिलीमीटर, देखिए 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिए, आपको यहां से हमें और से आगे बढ़ना है। अब हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर टू मीटर में। तो कैसे होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10 मिलीमीटर। तो इसे इंटू 10 करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, तो अगर 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ मीटर तो ये 1000 जाएगा इसके नीचे, 1/1000 मीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लिख सकते हैं। और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मतलब कितना होगा, 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ओके, सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, ध्यान में रखिए अगर पूरा ऊपर का अगर ये पार्ट नहीं भी आपको याद आए तो ये सिर्फ सिंगल टर्म ही याद रखिए। ये कन्वर्शन कैसे होता है वो भी समझा दिया मैंने। 1 मिलीमीटर की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो 1 मिलीमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है। अब देखिए या गिवन लिख लेते हैं हम। ओके, रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस इज 26 ओम। उसके बाद क्या दिया, लेंथ दी है 1 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो डी फॉर डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है, 0.3 मिलीमीटर। इस डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। 0.3 का हाफ हो जाएगा 0.15 मिलीमीटर। एंड इस मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे हम मीटर में। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ये रेडियस इसलिए लिया है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो फेस रहता है वायर का वो सर्कुलर रहता है, इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ओके, और ये सर्कुलर फॉर्म में होने की वजह से एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, दैट इज πr²। तो यहाँ रेडियस की हमें जरूरत पड़ने वाली, इसलिए डायमीटर को हमने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, होप सो कि यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, फाइंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो व्हाट, R इज इक्वल टू ρL/A। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया है। अभी वैल्यू निकालना है, रेजिस्टिविटी को A को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा AR, L को नीचे भेज देते हैं, इज इक्वल टू रो। ओके, तो ये रो के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है। तो रो को लिख लेते हैं यहाँ, रो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, AR/L, L फॉर लेंथ ऑफ द वायर। अब लेंथ ऑफ वायर कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। तो सबसे पहले लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो A वैसे ही रख लेते हैं, R और L कितना है, 1। ओके, लिख लेते हैं समझने के लिए, एज L इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 1 हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस भी हमारे पास है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सर्कल। तो वो आ जाएगा πr² इंटू R कितना है हमारा, 26। उसके बाद देखते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू R फॉर रेडियस। रेडियस कितना है हमारा, 0.15 इंटू 10⁻³ आया है। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रेडियस की, 0.15 इंटू 10⁻³ दी होल स्क्वायर, क्योंकि R² है।
ओके, तो यहाँ देखिए अब ये सारा कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं और फाइनल आंसर की ओर है हम, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होने के चांस है। बहुत कम बच्चे ही इसका कैलकुलेशन कर पाते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते, ये मैंने देख चुका हूँ। उनको एक या दो या तीन अटेम्प्ट में फिर बाद में आंसर आता है, पता नहीं क्यों होता है ये। आप जरूर ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन मेरे सॉल्व करने से पहले या तो बिना देखे आप पहले ट्राई कर लीजिएगा, मेथड सीख लीजिएगा और आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और जरूर बताइए मुझे कि इसको आपको 1 अटेम्प्ट में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो 2 अटेम्प्ट्स लगे, 3 अटेम्प्ट्स लगे इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए। ओके, चलिए हम कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ चलिए ये रेडियस हो गया हमारा, इस रेडियस को थोड़ा मिटा देते हैं। ओके, तो आगे का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी। ओके, अब यह देखिए कैलकुलेशन पे पूरा फोकस करना है। 22/7 इंटू 0.15 स्क्वायर होने की वजह से ये 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। 0.15 इंटू 0.15 10⁻³ है और होल स्क्वायर है। तो आपको यह दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस याद में रखिएगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस यह प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये 10⁻³ इंटू 2 हो जाएगा 10⁻⁻6। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए 0.15 अगर है तो 15 इंटू 15 कितना होता है हमारा 225, और डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, आफ्टर 2 डिजिट है, दोनों मिला के कितना होगा 4 डिजिट। तो काउंट करते हैं 1 2 3 डिजिट है तो एक 0 दे देते हैं। इस तरीके से हमारा दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आएगा और यह 22/7 ओके इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा -6। अब यहां से अगर डेसिमल हटाना है, हमें देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4। इसको कैसे लिखेंगे वो भी सीख लीजिए अच्छे से। 22/7 इंटू यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 225 इंटू डेसिमल को शिफ्ट कर दिए 1 2 3 4 डिजिट राइट टूवर्ड्स द राइट। जब भी डेसिमल शिफ्ट होगा तो पावर आएगा माइनस में, और 4 डिजिट शिफ्ट किए इसलिए 10⁻⁻4 होगा, और ऑलरेडी हमारे पास 10⁻⁻6 है। ओके, अब देखिए यहाँ 22 इंटू 225 इसको भी कर लेते हैं। 22 इंटू 5 कितना 110, 110 मतलब 0 11 बैलेंस। 22 इंटू 2 44, 44 प्लस 11 55, 5 बैलेंस कर लेते हैं। 22 इंटू 2 कितना होगा 44, 44 प्लस 5 कितना होगा 49। ओके, डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ देखते हैं 10⁻⁻, सेम साइन है, लॉ ऑफ इंडाइसिस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 10⁻⁻4, 10⁻⁻6, 10⁻⁻10 लिखते हैं। और ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम रेजिस्टिविटी की निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ से ही आप इसका यूनिट भी लिखना शुरू कर दीजिए, ओम मीटर, क्योंकि अगर आपने फाइनल आंसर में ओम मीटर नहीं लिखा तो आधा मार्क गया आपका। ओके, अब देखिए हम क्लोज है फाइनल आंसर के। अब देखते हैं इसको सिंपल डिवाइड अगर करते हैं 7 7 49। ओके, तो यहाँ देखिए 4950/7 आ रहा है इसका आंसर। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेते हैं 22 बार, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये 1 अटेम्प्ट में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है इस क्वेश्चन में, तो वही मुझे कुछ गड़बड़ यहाँ दिखाई दे रही है कि हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए हम फिर से एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेते हैं, देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो यह देखिए हमने फॉर्मूले का R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो की वैल्यू होगी आर ए बाय एल, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, वन लिख दिया है, तो R इज इक्वल टू ए आर हो गया है। ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इंटू जो रेजिस्टेंस दिया वो 26 यहाँ सब्सिट्यूट कर दिया हमने। तो मिस्टेक क्या हुई है यहाँ, हमने देखो पाई आर स्क्वायर लिखा है लेकिन इंटू 26 करना यहाँ भूल गए हैं। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स जब यहाँ मैं सॉल्व करके बता हो सकते तो आपके भी चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ बताने का मतलब यही है कि जब भी आप नियरली फाइनल आंसर के तरफ हो तो एक बार कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह की जो भी मिस्टेक है वो हमें पकड़ में आ जाती है और हमारा क्वेश्चन गलत होने से बच जाता है। तो यहाँ जो है इंटू 26 यहाँ लिखना हम भूल गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 26 यहाँ साथ में करते हुए चलते हैं। 26 इंटू 26 इंटू 26
यहाँ भी अगर मिटा दिया जाए तो ये 26 को इधर लिख लेते हैं 26। ओके, तो अब हमें और क्या करना है, इस न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो उसका हमारा फाइनल आंसर दैट इज द वैल्यू फॉर द रेजिस्टिविटी आ जाएगा। ओके, तो देखिए पहले 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4950 ओके इंटू 26 अगर कर लेते 6 0 0 6 5 30 3 बैलेंस 6 9 54 54 प्लस 3 57 5 बैलेंस 6 6 4 24 प्लस 5 इज 29 क्रॉस 2 से करते 2 0 0 2 5 10 0 1 बैलेंस 2 9 18 प्लस 1 19 1 बैलेंस 2 4 8 प्लस 1 9। ओके, तो ये आ जाएगा 0 0 7 9 2 18 12 128,700 इसका आंसर आ गया 128,700 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 ओम मीटर। ओके, अब देखिए 2 जीरो का भी हम कुछ कर सकते हैं। 2 जीरो मतलब क्या होगा, 1287 इंटू 100 हो जाता है, और 100 मतलब होता है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 10 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1287 डिवाइडेड बाय 7, और 10 स्क्वायर जो रहेगा 10 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 जब वो रहेगा। ओके, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 2 - 10 मतलब 10 रेज़ टू द पावर -8। अब इसका आंसर देख लेते क्या आएगा, 7 1 जा 7, ओके 7 1 जा 7, अगर इसको डिवाइड कर देते तो 5 8 58, 7 8 जा 58 हो जाएगा। ओके 7 8 जा 58, 7 1 जा 7, 5 बैलेंस 5 8 57, 8 जा 56, भी 2 रह जाएगा 2 7 27। ओके 7 3 जा, ओके 7 3 जा 21 6 और 0.8 समथिंग आएगा 183। क्लियर, तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 ओके ओम मीटर। तो देखिए इस तरह का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी जो है हमारा नियरली 183.8 आ चुका है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो 1.83 समथिंग आएगा। ये 10 रेज़ टू द पावर 8 है, 2 - 10 इज 8, तो 10 रेज़ टू द पावर -6 ओम मीटर के करीब आएगा। कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा इसके। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ जो भी गिवन मटेरियल रहेगा उसकी रेजिस्टिविटी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये कैलकुलेशन बार बार करके देखिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और 10 रेज़ टू द पावर ये जो टर्म्स है इसे अच्छी तरीके से आप प्लस माइनस ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओके रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके, न्यूमेरिकल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, तो उसे मिस मत कीजिएगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।